कानपुर को तो स्मार्ट नहीं बना पाए, लेकिन खुद अपने आप को स्मार्ट बनाकर हजारों करोड़ के घपले घोटाले और घपले करके यहाँ से चंपल हो ली है। स्मार्ट मीटर जब आप लगा रहे हैं, उपभोक्ता के बिलों में 30% से 50% तक अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है और बैठे बैठे एकदम से बिजली कट जाती है। तो इस तरीके से उपभोक्ता की जेब को खाली करने का काम और स्मार्ट मीटर बनाने वाली फैक्ट्री को और विद्युत को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ पहुंचा रहा है। ये बड़ी एक साफ जुगलबंदी स्मार्ट मीटर के सप्लायरों की। कहने को तो शहर स्मार्ट है और सड़कों पर बने हुए गड्ढे और गड्ढों में भरा हुआ पानी और उसके अलावा अगल बगल बजबजाता हुआ कूड़ा स्मार्ट सिटी से कानपुर को बेदखल करता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सपा के कैंट से विधायक हसन रूमी जी। रूमी साहब, कितना सही मानते हैं कानपुर कितना स्मार्ट है, कितना स्मार्ट हुआ है? क्योंकि जो तीसरा विधानसभा का चुनाव आने जा रहा है 27 में, शहर कितना स्मार्ट हुआ है? क्योंकि लाइट अभी 48 घंटों से कई ऐसे स्थान है जहां पर कानपुर में नहीं आ रही है। जरा सा आंधी तूफान आता है, पानी भर जाता है और अगल बगल के एरिया है, आपके अगल बगल के कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर लाइट नहीं आ रही है अभी भी। देखिए, स्मार्ट सिटी जो कानपुर को घोषित किया गया, उसको कहने को तो कानपुर को स्मार्ट बनाने की बात की गई, लेकिन सत्ता के संरक्षित ठेकेदार अधिकारी कानपुर को तो स्मार्ट नहीं बना पाए, लेकिन खुद अपने आप को स्मार्ट बनाकर हजारों करोड़ के घोटाले और घपले करके यहाँ से चंपल हो ली है। और यहाँ पर लगातार जनता की सुविधाओं को नजरअंदाज करके स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट बनते जरूर हैं, लेकिन धरातल पर नहीं आते। बड़ी मुश्किल से हम लोग कोई काम करते हैं, उस काम को धरातल पर लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता, सरकार की वही हठधर्मी जो लगातार ठेकेदारों को, ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करती है जिनको सीधा लाभ पहुंचाकर अधिकारियों को, सत्ता के संरक्षित अधिकारियों को लाभ इसका मिले और वो स्मार्ट हो जाए। तो स्मार्ट सिटी आप देखिए, अभी लगातार हम लोग ने विधानसभा में तारांकित प्रश्न पूछा, समय समय पर हम लोग इस मुद्दे को उठाते हैं कि स्मार्ट मीटर का उपयोग जब किसी भी उपभोक्ता को नहीं है। आप ये बताइए कि स्मार्ट मीटर का आप जिस तरीके से आप लोग लगातार स्मार्ट मीटर जबरन लगा रहे हैं, लोगों के घरों में लगा रहे हैं, घर में घुसकर लगा रहे हैं, उनकी लाइटें काट रहे हैं, उनके मीटर काट रहे हैं, और जबकि हम लोगों को ये साफ उपभोक्ताओं को इस बात का राइट है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी मीटर लगाएं, स्मार्ट मीटर लगाएं, ना लगाएं। मीटर लगाने से देखा ये गया है, लगातार देखा जाता है कि 50%, 30%, 50% से 30% की। इसको दिखा दीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक पत्र है जो कि विधायक जी ने लिखा है विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली 2023 के अंतर्गत, प्रावधानों के अंतर्गत। ये सवाल है, कुछ सवाल हैं जो बिजली विभाग से पूछे हैं। ये हमने सरकार से सवाल पूछा है। हमने जब पूछा कि अधिनियम में 2003 के अधिनियम में धारा 47(5) का उल्लंघन क्यों हो रहा है, जिसमें उपभोक्ता का ये अधिकार का हनन क्यों किया जा रहा है, स्मार्ट मीटर को जबरन क्यों लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर जब आप लगा रहे हैं, उपभोक्ता के बिलों में 30% से 50% तक अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है और बैठे बैठे एकदम से बिजली कट जाती है। तो इस तरीके से उपभोक्ता की जेब को खाली करने का काम और स्मार्ट मीटर बनाने वाली फैक्ट्री को और विद्युत को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ पहुंचा रहा है। ये बड़ी एक साफ जुगलबंदी स्मार्ट मीटर के सप्लायरों की, और जो प्राइवेट लोग विद्युत को सप्लाई करने की कोशिश जो आगे करना चाहते हैं या जहां जहां कर रहे हैं, उनके लिए पहले से ये जमीन को बनाया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर बना के उनको महंगी बिजली सप्लाई करने के लिए रास्ते को साफ कर दो और सरकार उसके बाद इस बिजली विभाग को प्राइवेटाइज कर दे। 2 घंटे की बारिश होती है पूरे शहर में, सीवर की समस्या की वजह से कानपुर में सड़कों पर पानी भर जाता है, झील जैसा कानपुर दिखाई देता है।
देखिए, कोई अभी तो बरसात हुई भी नहीं है, अभी तो एक तरीके से झोंका था। ये एक बरसात से पहले बरसात आने से भी 15 जून और जून को बरसात का समय है। ये तो अप्रैल में एक मौसम विभाग के जो उनका फ़ोरकास्ट था उसके अनुसार ये आंधी-पानी, तूफ़ान आया, क्षणिक आया, लेकिन इसमें ही तमाम नुकसान करके, तमाम लोगों को परेशान करके ये इस बात का आईना दिखाया शासन और प्रशासन को कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और आप जो बातें कर रहे हैं, धरातल पर वो ज़ीरो है, कुछ नहीं है। तो स्मार्ट मीटर से सबसे पहले हमारा हमारा तो सरकार से भी सवाल है, जब सदन शुरू होगा तो मैं सरकार से पूछूँगा कि आप स्मार्ट मीटर किसको खुश करने के लिए लगा रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, एक उनका कथन था कि शहर जितने भी स्मार्ट सिटी हैं या फिर पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे। कितना गड्ढा मुक्त हुआ सर? मैंने तो योगी जी से जिस समय विज़न 2047 की जब चर्चा 24 घंटे सदन में हुई, तो मैंने तो पूरे प्रदेश की और इस गड्ढा मुक्त सड़कों के बारे में आप विधानसभा कार्रवाई उठा लीजिए। हमने इस मुद्दे को उठाया कि कानपुर शहर जो कभी ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर टेक्सटाइल के रूप में जाना जाता था, उसके बाद लेदर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे रोज़गार देने के लिए यहाँ के लोग हमेशा उद्योग लगाते हैं। उद्योगों में यहाँ पर जिस तरीके से लोगों को रोज़गार प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है, उन सब से वंचित करके सरकार उन लोगों को स्मार्ट बनाती जा रही है, जिन लोगों को इससे धन अर्जित करना है और जनता बैकवर्ड होती जा रही है। रोजगार की आपने बात करी और आपने कहा यहाँ पे टेक्सटाइल और मिलों की भी बात यहाँ पर निकल कर सामने आती है। कुछ दिन पहले अभी सीसामऊ का विधानसभा चुनाव हुआ था, उपचुनाव, जिसमें आप ही की पार्टी से सीसामऊ से विधायक बनी है नसीम सोलंकी, हाजी इरफान सोलंकी की वाइफ। वहां पर एक बड़ा इशू रखा गया था कि जो वहां पर लाल इमली है उसे चालू करा दिया जाएगा। अभी तक लाल इमली चालू नहीं हुई, जो कि तो है, ये एक भारतीय जनता पार्टी का एक अभिन्न मुद्दा था कि इसको चालू करा दिया जाएगा। बड़े-बड़े वादे हुए, दावे हुए। आप शायद भूल रहे हैं, ये तो उपचुनाव में आया था, जब इससे पहले देश के प्रधानमंत्री जी जब उन्होंने कानपुर में आकर रैली करी थी, तो यहाँ पर मिलों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था उन्होंने। उन्होंने कहा था कि सरकार बनने के बाद, मैं आपको बात बता रहा हूँ 2014 से पहले की, जब उनकी रैली थी और उस रैली में उन्होंने कहा था कानपुर को जो इसका दर्जा था ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर का, टेक्सटाइल की सारी बंद चिमनियाँ जिसमें से धुआँ निकलता था, लोग बेरोज़गार जो हो गए उनको रोज़गार मिलेगा। जो मिलों का बकाया है, जो कर्मचारियों को पैसा देना है, वेतन देना है, वो सबको हम लोग रिलीज़ करेंगे, सारे पैकेज देंगे, सब करेंगे। लेकिन ना तो केंद्र सरकार ने कुछ किया, प्रदेश सरकार के तो हाथ में कुछ है भी नहीं। उन्होंने चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर लाल इमली को चालू कराने का वादा किया था, हास्पद बात थी। उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे चालू करा सकती है? बहरहाल, ये झूठे वादे, झूठे खोखले वादे कर सरकार ने जो उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सत्तासीन है पिछले 10-12 साल से, इन लोगों ने पूरे देश और प्रदेश को बेच डाला है। आप रेल स्टेशन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, आप चाहे एयरपोर्ट हो, जितनी भी मुनाफ़े की चीज़ें हैं, धीमे-धीमे वो सबको बेच डाला और एक तरीके से जब बीआईसी हिंदुस्तान में आई थी अंग्रेज़ों की कंपनी और उसको आज़ाद कराने के लिए हम लोगों ने एकजुट होकर उसको यहाँ से भगाया अंग्रेज़ों को। उन लोगों ने हमारे देश को खोखला करने का काम किया। अब ये दूसरे रूप में प्राइवेटाइज़ करके पूरे देश को जिस तरीके से यहाँ पर सरकारें खोखला कर रही हैं, हमें लगता है कि अब वो समय पूरा हो गया, जनता चेत गई है। जनता बहुत जल्दी 2027 में पीडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी और उत्तर प्रदेश से उसके बाद जो चुनाव होगा देश का, उत्तर प्रदेश से जो मैसेज जाता है वो पूरे देश में जाता है। जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश से ही चुनकर आते हैं। तो निश्चित रूप में ये उत्तर प्रदेश का जो 2027 का चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव होगा। ये देश के भविष्य के लिए, ये देश के भविष्य का सेमीफाइनल होगा। देश के उन बेरोज़गारों का, उन नौजवानों का, उन ऐसे ऐसे लोगों का जो सरकारी योजनाओं से लाभान्वित थे और वंचित हो गए, उन लोगों का, छात्रों का, सेना का। तो इस तरीके से उन सबको हमें लगता है कि इस चुनाव से जो पीडीए के द्वारा जो 2024 के चुनाव में जिस तरीके से पीडीए के महानायक आदरणीय अखिलेश यादव जी को प्रदेश की जनता ने सबसे बड़ा नेता माना और देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में और देश में तीसरे नंबर की पार्टी को स्थापित किया, समाजवादी पार्टी को। तो निश्चित रूप में आने वाला चुनाव बड़ा निर्णायक होगा और वो निर्णय
हमारी समाजवादी पार्टी की पीडीए के फेवर में जाने वाला है। आपने भी कहा, अखिलेश जी ने भी एक कथन कहा है कि हम अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे अगर सरकार में आते हैं तो। देखिए, अग्निवीर के साथ जितना बड़ा विश्वासघात हुआ, आप बताइए, जब देश की सेना को आप ठेके पर पहुँचाएँगे, 4 साल तो किसी भी नौजवान को अपने आप को स्थापित करने के लिए, किसी सेना में ट्रेंड होने के लिए वो समय लगता है, और 4 साल के बाद आप उसको बेरोज़गार करके आप उसको कौन-सी, आपने कई बार कहा है उसको कि हम नठैत वाली सेना में भर्ती कर देंगे, सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती कर देंगे, वगैरह-वगैरह। आपने भविष्य खत्म कर दिया नौजवानों का। सुबी साहब एक बात बताइए, जैसे अग्निवीर योजना है, 4 साल के लिए अगर कोई सैनिक बनता, इन केस अगर वो सेना पर तैनात सेना का जो सैनिक है अग्निवीर का, ये अगर तैनात कर दिया जाता है बॉर्डर पे, अगर उसको दुश्मन की तरफ से कोई ऑफर मिल जाता है, तो क्या इससे लगता नहीं भ्रष्टाचार बढ़ेगा? निश्चित रूप में हम लोग ने समय-समय पर, देखिए, देश के लिए जो समर्पित नौजवान है, उसको जब आप उसके समर्पण का आप माहौल उड़ाएँगे, मज़ाक उड़ाएँगे, उसको खरीद-फ़रोख्त की नज़र से देखेंगे, तो वो भी अपनी सेवाओं को बेचने और उसकी खरीद-फ़रोख्त के लिए उसको भ्रष्टाचार की दृष्टि अपने दिमाग में लाने में समय नहीं लगेगा। इसलिए अग्निवीर के माध्यम से जिस तरीके से पोटेंशियल को आप 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले रहे हैं, तो जब नौजवान को भी लग रहा है कि ये तो हमको ठेकेदारी के प्रायोजन में लिया जा रहा है, और हमारा भविष्य अब जब अंधकार में होगा, तो उसके दिमाग में, दिल में कोई भी शैतान और वसवसा आ सकता है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने बराबर सरकार पर हमलावर हैं। क्या देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में सनातनियों की जज़्बातों से, और उनके जो देश के सच्चे सनातनी हैं, उनके जज़्बातों से खेल कर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकारों का गठन किया, आज उन्हीं सच्चे सनातनियों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, और उस व्यवहार से पूरे देश का सनातनी बड़ा मतलब अपने आप को बड़ा अचंभित महसूस कर रहा है। जब उन लोगों को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो हम दूसरे लोग हैं, हमारे बारे में क्या आप बात, हम किस बात की उम्मीद करें? नेपाल में प्राइवेट स्कूल बैन कर दिए गए, यहाँ पर शिक्षा माफिया बराबर हावी हैं। बड़े-बड़े वादे होते हैं, दावे होते हैं, कहा जाता है कि माफियाओं की कमर तोड़ देंगे, लेकिन क्या लगता है शिक्षा माफियाओं की कमर टूटी है? क्योंकि जो कॉपी किताबें 500, 600, 700, 800 में आ सकती हैं, उनका बिल फटता है जाकर के 6 से 10,000 तक। देखिए, मैं तो इसी कानपुर का जन्मा हूँ, और मैंने यहाँ सरकारी कॉलेजों में पढ़कर अपनी शिक्षा को ग्रहण किया। पीपीएन इंटर कॉलेज, क्राइस्ट इंटर कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज, ये इस तरीके के तमाम शिक्षण संस्थाओं में अब प्राइवेट करने का, इन स्कूलों को पब्लिक स्कूल बनाने की जो सरकार की योजना चल रही है, एक तरीके से शिक्षा को ऐसे बेचा जा रहा है, जैसे लगता है कि यहाँ पर हमारे देश में सब विकसित लोग रहते हो, हमारे देश में अशिक्षित होए ना। इतना ज़्यादा मतलब शिक्षा के नाम पे लूट-खसोट और कालाबाज़ारी, चाहे उनकी यूनिफ़ॉर्म हो, चाहे जूता हो, चाहे किताबें हों, चाहे उनकी फ़ीस हो। जब आप सरकारी स्कूलों को बंद कर देंगे, तो फिर निश्चित रूप में प्राइवेट लोग प्राइवेटाइज़ बिल्डिंग बनाएँगे, खूबसूरत बिल्डिंग बनाएँगे, एसी लगाएँगे, शीशे लगाएँगे, बढ़िया-सा 5 स्टार एक आपको शो दिखाएँगे। जब वो शो आप देखेंगे, तो प्रभावित होकर आप अपना पेट काट के, आप अपना उधार लेके उस अच्छी इमारत में अपने बच्चों को भेजने के लिए कुछ भी कर लेंगे। तो इन लोगों ने जो हमारे देश की जनता है, उसके जज़्बातों से जो खेलने का काम किया है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उसको महँगा करके प्राइवेट लोगों को ट्रांसफ़र करके और फिर उसको महँगे दामों पे बेचने का जो काम किया जा रहा है, निश्चित रूप में अब देश में एक रिवॉल्यूशन आने वाला है, जो उत्तर प्रदेश में 27 में और फिर उसके बाद 29 में देश में आएगा। ऐसी सरकारों को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश और देश को की जनता को लूट कर, खसोट कर देश को खोखला करने का काम कर रही है। कानपुर दक्षिण में एक सरकारी अस्पताल बनना शुरू होता है, बगल में ही भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस भी बनता है। ऑफिस बने हुए इतना समय हो गया, लेकिन आज दिन तक अस्पताल चालू नहीं हो पाया। देखिए, कई बार इस मुद्दे को उठाया, दक्षिण के उस बड़े मोरंग मंडी के हॉस्पिटल को चालू करने के लिए वहाँ पे आपने बिल्डिंग बना ली। अस्पताल के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का 5 स्टार कार्यालय संचालन शुरू हो गया। लेकिन अस्पताल के नाम पर केवल एक बिल्डिंग और कागज़ों में खानापुरी करके आपने इतिश्री कर ली।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ये झूठे लोगों को ईश्वर भी माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। निश्चित रूप में ऐसे लोगों की बद्दुआ लेकर ये जब यहाँ से निकलेंगे तो इनको वापस आने में बहुत बड़ा समय लगेगा। तो ये थे हमारे साथ सपा विधायक हसन नूमी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि छल कपट और छलावा ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। सहयोगी सुनील के साथ प्रांजल मिश्रा, 4 PM न्यूज नेटवर्क, कानपुर।